गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की जो टॉपिक रहेंगे क्लास 12th की फिजिक्स से क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। क्या क्या मटेरियल कहा जाता है उनको, क्या उसके टाइप्स हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस और लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। लेक्चर नंबर 7 है, तो होपफुली आप पहले लेक्चर नंबर 6 तक देख लीजिए तो आपको ये अच्छे समझ आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो ये 3 टाइप का मटेरियल होता है, इंसुलेटर, कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर। जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई रहती है वो आपके कंडक्टर्स होते हैं, वेरी हाई। जिनकी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वेरी वेरी स्मॉल और ना के मुताबिक कह सकते हो, निग्लिजिबल कह सकते हो, वो आपके इंसुलेटर रहते हैं। जिनकी बहुत ज्यादा हाई वो आपके कंडक्टर, जिनकी बहुत ज्यादा कम वो इंसुलेटर। और जो सेमीकंडक्टर होते हैं आप इसको इन दोनों के बीच में रख सकते हो। इसकी कंडक्टिविटी, सेमीकंडक्टर जो आपके होते हैं इनकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर दोनों की वैल्यूज के बीच में लाई करती है। तो 3 प्रकार का मटेरियल आपका होता है। अगली बात, जो आपके इंसुलेटर होते हैं वो चार्ज को कंडक्ट नहीं करते हैं, कंडक्टर इजिली चार्ज को कंडक्ट करते हैं, और सेमीकंडक्टर चार्ज को कंडक्ट जरूर करते हैं लेकिन एक वैल्यू होती है जिस पे वो कंडक्ट करना शुरू करते हैं। ऐसा नहीं कि वो नॉर्मली इतने नॉर्मल वो कंडक्ट नहीं करते हैं, वो हम सेमीकंडक्टर में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। एग्जांपल के तौर पे आप ले लो वुड, ग्लास, रबर, जो बिल्कुल कंडक्ट नहीं करते, आपको पता है, जो इंसुलेटर होते हैं। कंडक्टर में कॉपर की वायर आ गई, सिल्वर की वायर, एल्यूमिनियम, जो भी आपके कंडक्टिंग मटेरियल है वो आपका कंडक्टर की कैटेगरी में है। सेमीकंडक्टर में जर्मेनियम, सिलिकॉन वगैरह आपके सेमीकंडक्टर रहते हैं। तो ये था क्लासिफिकेशन आपका। जबकि इसमें एक और कैटेगरी आपके कई बार सुनने में आता है कि तो सुपर कंडक्टर क्या है, हमारा आगे टॉपिक भी है, डिस्कस भी करेंगे हम सुपर कंडक्टर। फॉर सुपर कंडक्टर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज इनफाइनाइट एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इज 0। जो आपकी कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी आपकी जो है वो बहुत ज्यादा रहती है, इनफाइनाइट रहती है। तो और रेजिस्टिविटी 0। देखिए जब आपकी रेजिस्टिविटी 0 हो जाएगी, उसको रोकने वाला कोई नहीं होगा, तो वो कंडक्टर कितना अच्छा कंडक्ट कर पाएगा। उसकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा इनफाइनाइट हो जाती है और रेजिस्टिविटी 0 हो जाती है। इसी की वजह से वो बहुत अच्छे कंडक्ट करते हैं, इसी की वजह से उनको सुपर कंडक्टर भी कहा जाता है। एग्जाम्पल में बात करें तो हमारे पास मरकरी वगैरह जे जो है अलग अलग टेम्परेचर पे जे सुपर कंडक्टर एक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सुपर कंडक्टर एक वैल्यू पे एक्ट करते हैं। वो कौन सी वैल्यू होती है, क्रिटिकल वैल्यू वगैरह, वो हम इसके डिटेल लेक्चर में पढ़ेंगे। फिलहाल सुपर कंडक्टर की डेफिनेशन की बात करें तो वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी इसकी इनफाइनाइट रहती है और रेजिस्टिविटी इसकी 0 रहती है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। क्या इफेक्ट है हमारा टेम्परेचर का रेजिस्टेंस के ऊपर। देखिए हमने भी पढ़ा कि टेम्परेचर का इफेक्ट है रेजिस्टेंस के ऊपर, और जब हमने ओम्स लॉ की डेफिनेशन पढ़ी तो वहां पे कहा कि फिजिकल कंडीशन आप कांस्टेंट रखिए। तो वहीं से जो स्टार्ट करता है, तो आपको मैं सबसे पहले आपका जो आर का एक हमने एक्सप्रेशन निकाला था, जहां पे इसमें R इजिकल टू ml a स्क्वायर टाउ। तो ये पुरानी स्लाइड्स के में से है। m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, l इज द लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन if temperature is constant, n is the number of free electron per unit volume, tau is average relaxation time, E is charge on electron, A is area of cross section। तो इसमें इस एक्सप्रेशन के अंदर अगर आप देखोगे तो इसमें मोस्टली चीजें आपको कांस्टेंट नजर आ रही हैं। इसमें आपको m भी कांस्टेंट नजर आ रहा है, इसमें आपको A भी। तो जो आपको कांस्टेंट नहीं दिख रहा है वो आपकी 2 चीजें हैं जो आपकी कांस्टेंट नहीं हो सकती हैं, एक एन और एक टाउ। एक्चुअली एन भी बहुत सारे केसेस में कांस्टेंट होता है, बट हम इसका टेम्परेचर के साथ जी जब वेरी करता है तो ये इलेक्ट्रॉन, देखिए जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेजी से चलेंगे तो इस डेंसिटी में फर्क आएगा। कैसे वो फर्क आएगा इसको डिटेल में पढ़ते हैं। 2 फैक्टर ज्यादा बेटर रहेंगे, एक एन और एक टाउ। टाउ एक एक्चुअल में क्या है, टाउ एक आपका एक रिलैक्सेशन टाइम है। देखिए ये 2 आपके इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों के दोनों क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। तो जैसे ही मान लीजिए यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन कोलाइड किए, अब कोलाइड करने के बाद जब ये दूसरे कोलिजन और पहले
के बीच में जी इसको जी टाइम जो मिलेगा इसको क्या कहेंगे, इस टाइम को कहा जाता है रिलैक्सेशन टाइम। इसके और इसके बीच वाले इस वाले टाइम को क्या कहेंगे, रिलैक्सेशन टाइम, कि इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, रिलैक्स कर ले, जी आपका रिलैक्सेशन टाइम है। अब आपको पता है कि आपके एटम के अंदर, आपके कंडक्टर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो उनका अलग अलग रिलैक्सेशन टाइम होगा, इसलिए एवरेज रिलैक्सेशन टाइम लेते हैं और जिसको हम टाउ कहते हैं। देन चलिए इसको मूव करते आगे। आर जे है, अब इसके मुताबिक अगर इन सारी चीजों को कांस्टेंट ले लिया जाए तो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। अब अगर टाउ ज्यादा होगा तो आर कम होगा और टाउ कम होगा तो आर ज्यादा होगा। यानी कि अगर आपका रिलैक्सेशन टाइम, अगर आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा लेते हैं तो आपका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। अब जैसे ही अब आपकी थ्योरेटिकल पार्ट पे आप जाइए, थ्योरेटिकल पार्ट पे चलते हैं कि कैसे ये काम करता है। जैसे ही आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो आपके आयन और एटम वाइब्रेट करते हैं विद ग्रेटर एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। जल्दबाजी में कुछ नहीं कर रहे, आराम से आप इस एक्सप्रेशन को ऑलरेडी फैमिलियर हो इस एक्सप्रेशन के साथ, जहां से मैंने लिया बाकी सबको अगर मैं कांस्टेंट कंसीडर करूं तो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, टाउ जो रिलैक्सेशन टाइम है। जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, आपको भी पता है आप कोई चीज गर्म करते हो तो वो फैल जाती है, आप घी गर्म करते हो फैल जाता है, तो ओबियस है एक्सपैंड कर जाता है। तो आपका सिमिलर में आप जिस चीज को आप हीट करोगे तो आपका जो एटम वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे और ये मूव करेंगे विद ग्रेटर फ्रीक्वेंसी। और इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी जैसे ही इंक्रीज करेगी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के इंक्रीज करने से रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगा, क्योंकि बीडी का जो हमारा एक्सप्रेशन था उसमें जो टाउ के साथ रिलेशन था, तो आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज, तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज तो देखिए टाउ डिक्रीज करेगा तो आर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो कंडक्टर के लिए आर इंक्रीज करता है, रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर। तो नोट कर लीजिए, मेन आप थ्योरेटिकल पार्ट किसी को समझाने के काम आएगा, एग्जाम में ज्यादा डिटेल में जेके बोर्ड को तो नहीं पूछते, सीबीएसई में जरूर कुछ टिपिकल क्वेश्चन पूछते हैं। तो क्या आपने समझा, टेम्परेचर बढ़ाइए, टेम्परेचर जैसे ही आपका बढ़ रहा होगा आपकी आयन्स वाइब्रेट करेंगे, आयन वाइब्रेट करने की वजह से आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज होगी, आपका रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा और आपका हेंस आर आपका बढ़ जाएगा, हेंस आर आपका डिक्रीज हो जाएगा। व्हाट अबाउट रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का देखिए दूसरा फार्मूला आपके पास है, तो रेजिस्टिविटी का जे जो फार्मूला है जे आपका रेजिस्टिविटी का, जहां पे देखिए जहां पे टाउ आल्सो डिनोमिनेटर में है तो सेम काम इसके साथ रेजिस्टिविटी के साथ भी रहेगा। तो अब चलते हैं हमारे पास, इंक्रीज इन टेम्परेचर आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी, एन इंक्रीज करेगा, आर आपका इंक्रीज करेगा, तो जो आपका एन के साथ जो है वो सीधा सीधा इसका रिलेशन रहता है। बट ये इंक्रीज इन एन इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होती, इनसिग्निफिकेंट होती है, क्योंकि कंडक्टर के अंदर 10⁻29 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पर क्यूबिक मीटर एट रूम टेम्परेचर, वो बहुत ज्यादा होते हैं एक्चुअल में, तो ज्यादा ये इफेक्ट नहीं करता। इसका ग्राफ देखिए, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का, ये जो ग्राफ है फॉर कॉपर के लिए इसने ग्राफ बनाया हुआ है, इस तरीके का ग्राफ, इस तरीके का बिहेवियर ये शो करते हैं। नॉर्मल बिहेव वैसे वाला शो नहीं करते जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं। सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर में कहानी उल्टी पड़ जाती है। सेमीकंडक्टर के केस में आपका, जैसे सेमीकंडक्टर में आप कार्बन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, जैसे ही आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, वर्ड्स को फॉलो करिएगा, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द नंबर डेंसिटी एन इंक्रीजेस, आपका एन जो है वो इंक्रीज कर लेता है, तो डिनोमिनेटर वाला आपका एन जो है वो आपका इंक्रीज कर रहा है, आपके एन इंक्रीज करता है, वहीं पे आपका टाउ भी इंक्रीज करता है, लेकिन आपका जो बट द इंक्रीज इन एन कंपनसेट मोर देन डिक्रीज इन टाउ। देखिए दोनों फैक्टर इंक्रीज कर रहे हैं ना, जहां पे टाउ भी इंक्रीज कर रहा है और आपका एन भी इंक्रीज कर रहा है, पिछले के उल्टा है, जहां पे टाउ भी इंक्रीज कर रहा है और एन भी इंक्रीज कर रहा है। लेकिन जो आपका ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर है तो आपका एन जो है वो ज्यादा जहां पे है तो एन आपका कंपनसेट कर जाता है, डोमिनेट कर जाता है, और इसकी वजह से हमें देखने में ये मिलता है कि रेजिस्टिविटी डिक्रीज करती है विद राइज इन टेम्परेचर। देखिए डिनोमिनेटर में है तो ओबियस है इसका उल्टा होगा, रेजिस्टिविटी डिक्रीज करती है विद राइज इन टेम्परेचर। तो रेजिस्टिविटी आपकी रेजिस्टेंस इसका क्या रहता है, जहां पे डिक्रीज करती है, और पीछे क्या था आपका, पीछे वाले को देखिए, पीछे वाले
ये था आपका आर इंक्रीज कर रहा था, तो उल्टा हो रहा है, जहां पे आर इंक्रीज कर रहा है वहां पे आर आपका डिक्रीज कर रहा है, वहां पे आपकी रेजिस्टिविटी भी डिक्रीज कर रही है। देखिए मैं दोनों एक्सप्रेशन आपकी स्क्रीन के ऊपर है और आप देख सकते हो आर और यहाँ पे रिलेशन दोनों के देख सकते हो। अब कुछ आपके पास अलॉयज आ जाते हैं। अलॉयज के साथ ऐसा रहता है कि जैसे आपके अलॉयज जिसमें आपका मैग्नीन वगैरह जो आपके अलॉयज आ जाते हैं, तो उनके साथ क्या रहता है, उनके साथ ऐसा रहता है कि जैसे आप इनको हीट करते हो, जैसे आपका नाइक्रोम है, मैग्नीन है, इनको हीट करते हो तो आप टेम्परेचर इंक्रीज करने पे आपका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी नियरली अनफेक्टेड रहते हैं, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि एंड जहाँ पे इंक्रीज करता है और टाउ डिक्रीज करता है टेम्परेचर डिक्रीज पे, तो ये सो दे कंपनसेट, तो एक दूसरे के फैक्ट को जो है वो एक इंक्रीज तो दूसरा डिक्रीज, एक दूसरे के फैक्ट को ये जो है वो आपको बैलेंस कर लेते हैं, इतना ज्यादा नहीं रहता। ग्राफ देखिए, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन भी नहीं है, थोड़ा बहुत तो होता ही है, ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल वैसे ही कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है, फर्क जरूर पड़ता है बट लिटिल बिट। ये जो लाइन है इस बिल्कुल स्ट्रेट भी नहीं है, लेकिन इतनी ज्यादा वो आप कहोगे वेरी कर रही है, ऐसा भी नहीं है। तो हमने देखा कि कंडक्टर और इंसुलेटर का जो है वो आपने कंडक्टर और सेमीकंडक्टर का बिहेवियर उल्टा रहा, जबकि आपका इनका हम जिनकी बात कर रहे हैं अभी फिलहाल किसकी, आपका इसके बारे में बात की हमने अलॉयज के बारे में, तो इनका बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट रहा। अब इतना ज्यादा जरूरी नहीं है ये, लेकिन ये टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ चीजें यहाँ पे मेरी समझ के मुताबिक बुक्स में थोड़ा कंफ्यूजिंग है, दैट्स व्हाई मैंने इसको डाला, नहीं तो आप डायरेक्ट एक्सप्रेशन कर लो, वो भी आपके लिए सफिशिएंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको डेराइव करते हैं, छोटा सा एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए जैसे ही आप किसी कंडक्टर को हीट करोगे तो उसका टेम्परेचर चेंज होगा। अगर उसका इनिशियल टेम्परेचर T है तो उसका बाद वाला टेम्परेचर T प्लस dt हो जाएगा, मानते इस बात को। और अगर उसका इनिशियल टेम्परेचर R0 है तो आपका इनिशियल टेम्परेचर R0 है, तो देन आपका जो नेक्स्ट जो आपका है वो हो जाएगा क्या, R प्लस dr, ये आपकी dr और ये आपकी चेंजेस है। अब आप जानते हैं dr इज प्रोपोर्शनल टू dt एंड dr इज प्रोपोर्शनल टू R0। अब आप एक को आप जो है वो नंबर 1 दे दीजिए और दूसरे को आप नंबर 2 दे दीजिए, कंबाइन करिए, तो कंबाइन करने पे आप देखोगे ये दोनों के दोनों आपने इकट्ठे कर लिए। आपका प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगेगा, जो अल्फा आपका कांस्टेंट है, तो अल्फा को ही आपका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस कहा जाता है। वेरी इजी, नो प्रॉब्लम। आपका टेम्परेचर T से T प्लस dt चेंज हुआ, R से R0 जो है वो आपका इनिशियल टेम्परेचर R प्लस dr में चेंज हुआ। आपको पता है dr इज प्रोपोर्शनल टू dt, क्योंकि आप अभी देख रहे हो आप कि आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, और आपका जो इनिशियल टेम्परेचर है उसके ऊपर भी dr डिपेंड करता है, तो आपका वो भी डायरेक्टली डिपेंड करता है। दोनों को कंबाइन किया तो आपका आ गया dr इज प्रोपोर्शनल टू R0 dt, और आपका आ गया अल्फा R0 dt, और इसी अल्फा को आपका कांस्टेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस भी कहा जाता है, जहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद ये जो अल्फा है, अल्फा के लिए मैंने एक छोटा सा एक फार्मूला इसका अल्फा का डेराइव किया है। तो अब dr इजकल टू अल्फा प्लस r dt, आपको पता है dr है, जब आपको dr मिल गया तो आप फुल r निकाल सकते हो। तो आपको अगर फुल r निकालना है तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे, ओबियस है। तो हमने क्या किया, दोनों साइडों को इंटीग्रेट कर दिया है, dr को भी दोनों साइडों को इंटीग्रेट किया। लिमिट्स हमने जो ली है R0 से RF, आपका R0 ये आपका इनिशियल रेजिस्टेंस है और RF आपका फाइनल वाला है। वहीं पे टेम्परेचर आपका TI और TF है। हमने लिमिट आप देखिए dr और dt यही तो आपके होने वाले हैं। जब आप dr को करोगे तो आपको पता है r आ जाएगा, और r आ जाएगा फिर आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो RF माइनस R0। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपको दिक्कत होगी। राइट हैंड साइड में R0 आया, और आपका R0 बिकॉज एज अ कांस्टेंट जहाँ पे जो है इसमें कोई इस इंटीग्रेशन के अंदर नहीं है इसका कोई भी काम, ना ही ये जहाँ पे वेरी कर रहा है, ना ही इंटीग्रेट होगा, इसको बाहर ला दिया। रही बात अल्फा की, जहां पे आके थोड़ी सी कंफ्यूजन जरूर है। मोस्टली जो हमारे पास है अल्फा को एज्यूम किया गया है कांस्टेंट विद टेम्परेचर, बट ऐसा नहीं है, ये वेरी भी करता है। हमारी बुक्स में इसको कांस्टेंट लिया गया है तो इसलिए आगे करते हैं। अगर ये कांस्टेंट ना हो तो फिर इसको इंटीग्रेशन के अंदर ही रहना चाहिए, बट फिलहाल अल्फा को कांस्टेंट हमारी बुक्स पे लिखा गया तो हम इसको बाहर ला देंगे। अल्फा इज कांस्टेंट, तो अल्फा को भी जब आप कांस्टेंट ला दोगे तो आपका आ जाएगा RF माइनस R0 इजकल टू R0 अल्फा
TF TI DT. Then RF R नॉट अल्फा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट TF माइनस TI. TF माइनस TI को आप क्या कह सकते हो? तो आपको पता है TF माइनस TI को आप डेल्टा टी कह सकते हो. अब जहां पे R नॉट, जो माइनस का R नॉट था, इस साइड लाया तो आपका प्लस का R नॉट हो गया. R नॉट प्लस, ये देखिए इस एक्सप्रेशन में, इसके बाद R नॉट को कॉमन निकाल दिया गया है, नो प्रॉब्लम. फिर R नॉट के बाद अल्फा TF माइनस TT को डेल्टा टी पुट कर दिया है. देन नेक्स्ट में आपका ये आ गया अल्फा डी. अब यहीं से अगर आप अल्फा निकालना चाहो तो क्या करोगे? आप RF को ऐसे ही रहने दीजिए, वैसे नीचे एक्सप्रेशन लिख दिया है तो आपको सीधा समझ आ जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आप अंदर आप इसके मल्टीप्लाई करो तो R नॉट, राइट, ब्रैकेट R नॉट के अंदर मल्टीप्लाई करो, प्लस R नॉट अल्फा डेल्टा टी. ओके, तो अब आपको क्या लाना है भाई? आपको कैलकुलेट क्या करना है? अल्फा कैलकुलेट करना है. तो बाकी चीजों को आप ट्रांसपोज कर दीजिए. RF तो आपका जैसा था आपका वैसा ही रहा राइट हैंड साइड में. लेफ्ट हैंड साइड से आपका R नॉट आया तो साइन चेंज हुआ, राइट, और इज इक्वल्स टू जे आपका बच गया R नॉट अल्फा. कुछ बच्चे जिनका मैथमेटिक्स कमजोर होता है जहां पे आके जरूर फंसते हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है. और देखिए जे वाला जो R नॉट है, अब आपको पता है आपको क्या चाहिए? अल्फा चाहिए. अल्फा को इस साइड रहने दीजिए, बाकी सबको दूसरी साइड शिफ्ट कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दूसरी साइड जाके डिवाइड होंगे. तो डिवाइड में जाके आपको क्या मिला? डिवाइड में जाके आपको मिल गया R नॉट डेल्टा टी. ये आपका एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन रहा. अब जहां पे अल्फा इज इक्वल टू RF माइनस R नॉट क्या है? RF माइनस R नॉट है इंक्रीज इन रेजिस्टेंस. R नॉट क्या है? ओरिजिनल रेजिस्टेंस. और डेल्टा टी क्या है? राइज इन टेम्परेचर. तो अल्फा को इस तरीके से भी आप डिफाइन कर सकते हो. जो मैंने फार्मूला सर्कल किया है इसको याद रखिए. तो मैंने पहले कहा कि इसमें जहां तक आपके एक्सप्रेशन में कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम. इसके बाद जब आप इंटीग्रेट करते हो, अल्फा एज्यूम किया गया है कांस्टेंट, तो आप इसे ड्राइव कर रहे हो. अदरवाइज अगर अल्फा आपका कांस्टेंट नहीं है तो आप जहां से आगे अपने हिसाब से इसको कर सकते हो. तो इसके बाद आपका ये आ गया, आपका फार्मूला आ गया. इस फार्मूले के बाद अब बात आ गई कि ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होते हैं. देखिए, ओमिक कंडक्टर नाम से पता चल रहा है जो ओम्स लॉ को फॉलो करें उसको ओमिक कहा जाएगा, और जो ओम्स लॉ को फॉलो ना करे उसको नॉन ओमिक कंडक्टर कहा जाएगा. तो उसको थोड़ा बहुत लिमिटेशन डिस्कस करेंगे, इसका डिटेल में ज्यादा नहीं जा पाएंगे, लेकिन करेंगे इसको डिस्कस. इसका अलग सेपरेट वीडियो में इसका आ जाएगा. फिलहाल मेन टॉपिक पे आते हैं. नॉन ओमिक कंडक्टर और लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ. सबसे पहले डिवाइसेस जो ओबे नहीं करते ओम्स लॉ को, उनको नॉन ओमिक कहते हैं. जैसे आपके वैक्यूम्स आ गए, आपके डायोड्स आ गए, इसको छोड़ के आपके वैक्यूम ट्यूब्स, एक्चुअली वैक्यूम लिखा है, वैक्यूम ट्यूब्स, वैक्यूम कोई तो ऐसे वैक्यूम तो कहाँ, वैक्यूम के साथ आप ट्यूब भी लिखिए, वैक्यूम ट्यूब्स, नॉर्मल सी मिस्टेक, वैक्यूम ट्यूब्स. डायोड्स में भी आपके सेमीकंडक्टर डायोड्स, उसके बाद लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट, ट्रांजिस्टर एक्सेट्रा, जो सारे के सारे नॉन ओमिक डिवाइसेस हैं हमारे. तो इनमें जो रिलेशन है B/R वो तो वैलिड होता है दोनों के लिए, ओमिक के लिए भी वैलिड है और नॉन ओमिक के लिए वैलिड है. बट जो R है जी कांस्टेंट नहीं रहता नॉन ओमिक के लिए. क्या कहा? पहली बात कि B/R इज इक्वल टू B/I, जे तो आपका वैलिड है, लेकिन R कांस्टेंट नहीं रहता. जो आपके नॉन ओमिक कंडक्टर हैं वहां पे ये फेल हो जाता है, ये कांस्टेंट नहीं रहता. तो ये इसकी एक लिमिटेशन आ जाती है. इसकी मेन जो लिमिटेशन है वो उसकी ग्राफिकल डिस्कस की जाती है हमारी क्लास में. एक्चुअल में हमने जो देखा, तो आपको मैं याद दिलाऊं, कुछ इस तरीके का ग्राफ था हमारा, और ये था. हमने कहा कि ओम्स लॉ जब पढ़ा तो हमने कहा इसका ग्राफ लीनियर है, बट ऐसा पाया गया कि ये ग्राफ जो हमें मिला ये लीनियर नहीं मिला, कुछ इस तरीके का मिला. इसका ग्राफ लीनियर नहीं पाया गया, ये एक लिमिटेशन है इसकी. दूसरा जो रिलेशन है B और I का, वो आपके जो आपका B है उसके साइन के ऊपर डिपेंड करता है बहुत ज्यादा. किस तरीके से, थोड़ा सा ड्रा करने की कोशिश करते हैं.
सॉरी थोड़ा सा स्ट्रेट नहीं हो पा रहा। यस, ये देखिए अब इस तरीके का कर्व आपका इस तरफ आया। लेकिन अब देखिए अगर आप सेम, सो फर्स्ट लिमिटेशन तो आपको समझ आ गई। सेकंड में बात कर रहा था कि रिलेशन जो बी और आई का है वो बी के साइन के ऊपर, जो आपका वोल्टेज है, जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके साइन के ऊपर डिपेंड करता है। इट मींस इफ आई इज द करंट फॉर सर्टेन वैल्यू ऑफ बी, अगर आई कोई करंट है, मान लीजिए कोई बी की कोई वैल्यू है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग करंट आपकी आई फ्लो कर रही है, जब आप रिवर्स करोगे बी की डायरेक्शन को, यानी कि आप प्लस और माइनस को आप इंटरचेंज कर लोगे, प्लस की जगह माइनस कर दो, प्लस आप रिवर्स कर दोगे डायरेक्शन इसकी, तो ओबियस है आप रिवर्स कर दोगे। जैसे जे आपका ग्राफ मैंने जहां पे बनाया हुआ है, जे वाली बनाया, तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि भाई आपको ऐसा ऐसा कुछ मिल जाए, बिल्कुल वैसा ही। लेकिन बिल्कुल वैसा नहीं मिलता, बिल्कुल वैसा नहीं मिलता। तो इसलिए आपका आपने क्या किया, मैं दोबारा से कर रहा हूं कि आई बता रहा हूं, आई जो करंट है फॉर ए सर्टेन वैल्यू ऑफ बी, देन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ बी, कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड फिक्स। आप मैग्नीट्यूड फिक्स रख रहे हैं, सिर्फ डायरेक्शन कर रहे हैं, तो वो डज नॉट प्रोड्यूस अ करंट ऑफ सेम मैग्नीट्यूड आई इन द अपोजिट डायरेक्शन। अगर आप मान लीजिए कि जहां पे जो करंट है वो आपकी 10 एम्पियर की है, राइट, ये मैं मान रहा हूं कि ये जो करंट है 10 एम्पियर की है, तो इसी वैल्यू पे इसको भी कितनी करंट एम्पियर, अब मान लिया कि हमने सेल बैटरी अपोजिट डायरेक्शन में कर दी तो करंट की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, जहां पे 10 वोल्ट करनी चाहिए, बट वो ऐसा नहीं करती है। और ये होता है किसमें, इन केस ऑफ जंक्शन डायोड। तो इसके लिए अभी हम अपने सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में पढ़ेंगे, हमारा आगे ये चैप्टर है। तो ये इसकी एक बड़ी लिमिटेशन रही। और दूसरी लिमिटेशन ये रही, एक इसके ग्राफिकल में तीसरी जो बात करें, तो जो बी और आई का है, जो आपका रिलेशन है बी और आई का, ये यूनिक रिलेशन नहीं है। और आपको पता है फिजिक्स में मैक्सिमम रिलेशन जो है वो यूनिक पाए गए हैं, उनको वो वैलिड होते हैं, ज्यादा लिमिटेशन नहीं पाई गई हैं। चाहे आपका ग्रेविटी का हो, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहा आपने, तो आपका रिलेशन बिटवीन बी एंड आई इज नॉट यूनिक। तो देयर इज मोर देन वन वैल्यू ऑफ वी फॉर द सेम करंट। ए सेम करंट के लिए आपकी बी की अलग अलग वैल्यू हो सकती है। जैसे जी आपका GaAs गैलियम आर्सेनिक, गैलियम आर्सेनिक जो आपका सेमीकंडक्टर है, वैसे जो दो मटेरियल गैलियम आर्सेनाइड से मिला के बनाया गया होता है, इसके लिए ये एक लिमिटेशन रही। लाइट एमिटिंग डायोड है, एलईडी कहा जाता है इसको, तो ये एलईडी का काम करता है, ये एलईडी में यूज होता है, वहां पे ऐसा नहीं पाया गया। तो ये रिलेशन जो है वो यूनिक नहीं है। 3 मेन लिमिटेशन के बाद पहला ग्राफ इसका जो रिलेशन है बी और आई का वो लीनियर नहीं रहा। दूसरा, रिलेशन बिटवीन बी एंड आई डिपेंड किया बी के साइन के ऊपर। जब हमने इसकी डायरेक्शन को उल्टा किया तो हमें आई की सेम वैल्यू नहीं मिली अपोजिट डायरेक्शन में। और तीसरा, रिलेशन बी और आई का यूनिक नहीं रहा। सो जहां पे आके कंपाइल करते हैं, नेक्स्ट जो लेक्चर आपके रहेंगे वो सुपर कंडक्टर के बारे में रहेगा कि क्या होता है सुपर कंडक्टर, क्या उसकी एप्लीकेशन है, कलर कोड क्या है कार्बन रजिस्टर का। तो इसके साथ ही इस लेक्चर को खत्म करते हैं। जाते हुए आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपका मुझे भी कोई एक मोटिवेशन मिले और न्यूज से न्यू वीडियोस बनाऊं। बहुत देर के बाद वापस आ पाया हूं हेल्थ कंडीशन की वजह से, लेकिन चलिए जो भी है। सो थैंक यू, हैव अ गुड टाइम।